नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 2024 के मद्देनजर कई तरह के विमर्श गढ़े जा रहे हैं और मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड भी है। हालांकि अभी हम चर्चा इस बॉन्ड की नहीं करेंगे, बात करेंगे चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर, क्योंकि इसे भी एक विमर्श का मसला बनाया जा रहा है और इसके सहारे 2024 के लोकसभा चुनाव में दो दो हाथ करने की तैयारी चल रही है। और उसी तैयारी का हिस्सा रहा नियुक्ति प्रक्रिया, और जो अभी दो चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं उनकी नियुक्ति को चुनौती देना। आपको ध्यान होगा कि 15 मार्च को उसकी सुनवाई थी और 21 मार्च अगली तारीख दी गई थी और उस बाबत केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया था। अब जो केंद्र सरकार ने जवाब दिया है तो दरअसल कई तहें खुल गई हैं, और वो जो तहें खुल रही हैं वो बहुत कुछ बता रही हैं। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद और अनूप पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद दो पद खाली हुए और एक प्रक्रिया केंद्र सरकार ने तय कर दी कि उसमें प्रधानमंत्री होंगे और उनके द्वारा नामित एक मंत्री होंगे और नेता प्रतिपक्ष होंगे, और उनके जरिए जो है चुनाव होगा नए चुनाव आयुक्त का। लेकिन ये बात जो है वो रास नहीं आई उनको, जो इस समय कांग्रेसी इकोसिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं, तो उसको चुनौती दी गई। और फिर जब दो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई तो उसको भी चुनौती दे दी गई। अब इस बाबत जो जवाब केंद्र सरकार ने दिया उस पर हम बात करें, उससे पहले एक बार ये अरुण गोयल पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अरुण गोयल का इस्तीफा खासा सुर्खियों में रहा। और जब मुझे लग रहा है कि विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वहां चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की थी, उस दरमियान अरुण गोयल के इस्तीफे को लेकर एक सवाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त से पूछा गया था और उन्होंने बड़ी बेबाकी से बताया भी कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, एक, और दूसरा निजता भी एक विषय होता है। इन दोनों ही चीजों को रखकर उन्होंने एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि अरुण गोयल के जाने के पीछे की क्या वजह रही होगी। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि जिस नियुक्ति को और जिस प्रक्रिया को चुनौती दी गई है उस पर लेकर केंद्र सरकार ने क्या कहा, यह जानना बड़ा जरूरी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा है कि सरकार ने कई बिंदु कहा है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जिन 8 योग्य उम्मीदवारों के नाम पर विचार हुआ उनकी जानकारी विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को 13 मार्च को दे दी गई थी। इन्हीं 8 नामों में से दोनों चुनाव आयुक्त चुने गए हैं। इसलिए याचिकाकर्ताओं की ये दलील कि मीटिंग से पहले नाम चयन समिति से साझा किए थे गलत है। सरकार का कहना है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्थापित प्रक्रिया का पालन किया गया था और यह पूरी तरह से संविधान के अनुरूप थी। यह भी कहा गया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पूरी तरह पारदर्शी तरीके से हुई है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने पिछले मार्च में की थी, आपको ध्यान होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ उसमें बताया गया, ये जजमेंट में कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष होंगे, प्रधानमंत्री होंगे और उसमें सुप्रीम कोर्ट होगा। उस पर सरकार ने कहा कि भाई कहा गया था कि जब तक कोई कानून नहीं आ जाता तब तक ये व्यवस्था रहेगी, तो हम कानून ले आए हैं। इसलिए यह कहना गलत होगा कि चयन समिति में जज न होने पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वो निष्पक्ष होकर जनहित में काम करें। ऐसे में यह मान लेना कि चयन समिति में सरकार के प्रतिनिधि शामिल होने से वो निष्पक्ष नहीं रह पाएंगे, ये गलत है। चुनाव आयोग हमेशा से अपनी जिम्मेदारी निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से निभाता रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो संवैधानिक संरक्षण हासिल है
जिसके चलते वो निष्पक्ष होकर अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के तरह ही प्रक्रिया अपनाकर अपने पद से हटाया जा सकता है। चुनाव आयुक्तों के पद पर उनकी नियुक्ति हुई है, जो नियुक्ति हुई है उनकी योग्यता विश्वसनीयता पर कोई सवाल याचिकाकर्ताओं ने नहीं उठाया। याचिकाकर्ताओं का मकसद सरकार की मंशा को कटघरे में खड़ा कर बेवजह का राजनीतिक विवाद खड़ा करना है। यानी ये सरकार कह रही है कि दो तीन बातें एकदम स्पष्ट है। पहला कि जो लोग इसको लेकर वितंडा फैला रहे हैं वो दरअसल राजनीति कर रहे हैं। जाहिर सी बात है 2024 का लोकसभा का चुनाव है, तो उसमें कई मुद्दे हैं जिसमें ये भी है। ईवीएम का भी वितंडा खड़ा ही किया गया है कि साहब सब ईवीएम से ही हो रहा है। हालांकि तेलंगाना की जो प्रचंड जीत है, कर्नाटक की जो प्रचंड जीत है, उसमें ईवीएम ने क्यों नहीं कमाल दिखाया भाजपा के पक्ष में, ये सवाल उठता है। या फिर दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जीतते रहे हैं, वहां क्यों नहीं ईवीएम अपना प्रभाव दिखा पाती है भाजपा के पक्ष में। ये तमाम सवाल उठते हैं जब इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग और ईवीएम के सहारे आप ये कहें कि विपक्षी अलंबरदार अपनी जो कमजोरी है उसे छिपाने का एक तरह से कहें कि कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल, तो जो हलफनामा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है सुप्रीम कोर्ट को, उसमें तीन बातें साफ हैं कि पहला तो चूंकि कानून आपने कहा था कि बनाने के लिए तो हमने बना लिया। दूसरा कि अगर उसमें न्यायाधीश नहीं है, न्यायमूर्ति नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो नियुक्ति होगी वो निष्पक्ष नहीं होगी। तीसरा उसमें कहा गया कि देखिए ये सब संवैधानिक संस्थाएं हैं और उच्च पद पर बैठे लोग जो है वो निष्पक्ष रहते हैं, और खासतौर से अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात की जाए तो उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो स्वतः ये बताती है कि उन्हें किसी दबाव में रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो और जो अंतिम बात उसमें कही गई कि इसमें राजनीति ज्यादा दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप ये कहें कि अपने हलफनामे के जरिए सरकार ने जो तमाम रहस्य हैं उसको खोल कर रख दिए। चूंकि कहा गया था कि साहब हमको तो 200 नाम भेज दिए गए थे और 200 नाम भेज दिए गए, मैं देख ही नहीं पाया, तो सरकार ने भी कहा कि साहब हम तो 8 ही नाम भेजे थे और उन्हीं 8 में से चयन हुआ है। ये सरकार का दावा है। अपना कहना यह है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और चुनाव आयोग से जुड़े हुए जो तमाम मसले और जो रहस्य हैं, उस रहस्य से इस हलफनामे ने तो पर्दा उठा दिया है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि 21 मार्च को क्या होता है। क्या जो नियुक्ति प्रक्रिया के लिए नया कानून बना है उस पर रोक लगेगी, या फिर जो दोनों चुनाव आयुक्त हैं अभी नियुक्त हुए हैं उसी प्रक्रिया के द्वारा उनकी नियुक्ति पर रोक लग जाएगी, या दोनों ही चीजें जो है एक साथ होंगी। या अगर आप कहें कि जो नियुक्ति प्रक्रिया है अगर उसी को बैन कर दिया जाए, मतलब उसी पर रोक लगा दी जाए, तो जाहिर सी बात है बाकी जो दो चीजें हैं, दो नियुक्तियां हैं, वो स्वाभाविक तौर पर जो है आप ये कहें कि उस पर भी असर पड़ेगा। तो ये तमाम सवाल हैं। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि 21 मार्च को क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में होता है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।